सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की मई 22 का सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस करेंगे। तो सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। भाई, हम क्या होता है ना, साल भर पढ़ तो लेते हैं, पूरे कंसेप्ट भी पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट 3 घंटे में उन कंसेप्ट को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कहाँ ध्यान रखना है जिससे हमारा 3 घंटे में पूरा पेपर हो भी जाए। फैकल्टी सब कुछ पढ़ा तो देते हैं, बट फैकल्टीज एक्चुअली में कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, कैसे लिखना है उसको 3 घंटे में, वो नहीं बताते हैं, मैंने देखा। तो मैं आज आपके लिए सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस लेके आया हूँ, और ये कब देखना है। तो अगर जस्ट बिफोर एग्जाम आप देखो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मैं क्या करता था अपने अटेम्प्ट में, भले मेरा पूरा 1.5 डेज में रिवीजन हुआ हो या ना हुआ हो, 10 या 15 मिनट निकाल के, 20 मिनट निकाल के कोई भी सर्टिफाइड कॉपी का एक बार देख लेता था कि भाई जितना आता है उसको कैसे लिखना है, उसको कैसे अच्छे से लिखना है, वो तो देख लूँ यार। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस लेके आया हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई कौन से अटेम्प्ट की कॉपी है। तो ये मई 22 अटेम्प्ट की कॉपी है, एंड जिसकी कॉपी ये मैं दिखा रहा हूँ उसके 75 मार्क्स आए थे। किस तरीके से उसने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, क्या मिस्टेक्स करी जो आप लोग अवॉइड कर सकते हो, वो सब डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जनरल टिप्स जो रहती है ना, कि पेन से लिखना है, कब पेंसिल से लिखना है, लाइन स्ट्रोक कब करनी है, ये सब मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। अभी डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से डिस्कस करता हूँ। तो जैसे कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो वो पांचों क्वेश्चन को, 3 को तो मैं बहुत डिटेल में करूंगा और बाकी 2 को मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं। तो सर, अब तो ये तो मई 22 अटेम्प्ट के लिए सिर्फ बता रहे हो, क्वेश्चंस उसके सॉल्व करवा रहे हो या उसके दिखा रहे हो, तो क्या हमारे अटेम्प्ट के लिए भी रेलिवेंट होगा? तो बेटा, क्वेश्चंस के जो पैटर्न रहते हैं ना, वो तो सेम ही रहते हैं यार। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा आईटीसी और टैक्स कैलकुलेशन का आएगा, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। सेकंड थर्ड में से कुछ रीजनिंग वाला आएगा। तो भले मैं एक अटेम्प्ट की कॉपी का एनालिसिस कर रहा हूँ, बट ये सभी अटेम्प्ट्स के लिए रेलिवेंट होगी। तो भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज से। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है सिक्स्थ क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, मैं उससे पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि भाई 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आपको उसी टाइम पे एनालाइज करना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले जो टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, उसमें हमको कीवर्ड्स हाईलाइट करने पड़ते हैं, और कीवर्ड्स के बेसिस पे ही मार्क्स मिलते हैं। अगर वो कीवर्ड्स नहीं मिला एग्जामिनर को, भले आपने पूरी कहानी लिखी हो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें फाइनल नंबर्स भी देखता है, प्लस रीजंस भी देखता है एग्जामिनर। ये दोनों चीज अगर उसको मिली तो ही नंबर देगा। ये सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन होता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें मेन उसको रीजन से मतलब होता है कि भाई क्या रीजंस कोट करें। भले उसने नंबर गलत कोट करे हो या नहीं कोट करे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आई शुड से। तो हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, और उसके उसी टाइम पे हम सोचेंगे कि भाई ये किस टाइप का क्वेश्चन है, और उसको उस तरीके से टैकल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। तो भाई, क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो पहले इसका क्वेश्चन नंबर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स के 3 पार्ट थे, ए बी सी, जिसमें से जिसकी कॉपी में दिखा रहा हूँ उसमें पहले में से 4, सेकंड पार्ट में से 5 और थर्ड पार्ट में से 3 आउट ऑफ 5 मिले। काफ़ी अच्छे नंबर हैं इसमें। तो इसमें कैसे एग्जामिनर को क्या शो किया, वो मैं आप देखते हैं। तो भाई, इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ, ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है? एन्यूमरेट द सप्लायर्स टू whom डायनामिक क्यूआर कोड इज नॉट एप्लीकेबल। वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन है तो क्या है इसमें? अगर मैं आपको 3 टाइप के अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो दिखाते हैं। तो भाई, क्या इसमें फाइनल नंबर वाला ये आएगा क्या? फाइनल नंबर वाला नहीं आएगा। कैलकुलेशंस भी नहीं है, ठीक है। रीजंस आएगा क्या इसमें? रीजंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रीजंस जनरली येस नो वाले में रहते हैं। येस नो कैसे, कि भाई इसकी एग्जाम्पशन मिलेगी कि इसकी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, जो आपका एग्जाम्पशन वाला चैप्टर है। तो हमारा ये देख लिया कि ये क्वेश्चन भाई ये 2 कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है, बट कीवर्ड्स वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अब कीवर्ड्स वाली कैटेगरी में कैसे एग्जामिनर चेक करता है, मैं आपको बताता हूँ। तो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन ये सिक्स का है कि डायनामिक क्यूआर कोड किस पे एप्लीकेबल नहीं है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सिंपल सा आंसर है, जितना बड़ा ये आंसर है ना, उतना कुछ भी नहीं लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिनर देखेगा इंश्योरर पे नहीं है, जीटीए पे नहीं है, ट्रांसपोर्ट सर्विस पे नहीं है, मल्टीप्लेक्स पे नहीं है, ओआईडीआर पे नहीं है, और एक्सपोर्ट पे नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमने कॉपी में क्या लिखा है। तो भाई, कॉपी में बहुत सिंपल लिखा, डायनेमिक क्यूआर कोड इज एप्लीकेबल ओनली टू रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से सो एंड सो अमाउंट से, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है भाई? एक एक लाइन में लिख दिया है,
NBFC, मल्टीप्लेक्स, OIDAR, वेयर द सप्लायर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। बस ये 4 पॉइंट लिख दिए, 4 में से 4 मार्क्स मिल गए। तो इसमें हम ध्यान ये देते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं लिखा है, पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय द वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ साइनेमेटोग्राफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स, कुछ भी नहीं। सिंपल वन वर्ड में क्या लिखा, मल्टीप्लेक्स, और आगे लिख दिया एज दे आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू इशू इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। जो भी मन में आया मल्टीप्लेक्स से रिलेटेड लिख दिया, बाकी इसका कुछ रेलिवेंट नहीं है। तो देखा कैसे हमने सिर्फ 4 पॉइंट लिखे, क्या NBFC, मल्टीप्लेक्स, OIDAR और गवर्नमेंट और लोकल एजेंसी, 4 में से 4 नंबर मिल गए। अगर आप इस क्वेश्चन में कहानी लिखोगे कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक छोटी सी एक बात और करता हूँ मैं आपके सामने कि भाई 5 क्वेश्चन करने हैं, 3 घंटे हैं। आधे घंटे अगर हम निकाल देते हैं कि फॉर्मेलिटीज़ करना है हमको और हमको क्वेश्चन चेक करना है या लास्ट में देखना है, तो वो हटा दो। तो 2.5 घंटे में 5 क्वेश्चन, यानी कि आधे घंटे में 1 क्वेश्चन करना है। तो हम ये देखते हैं कि भाई एक हम 6th क्वेश्चन कर रहे हैं और घड़ी लेके देख जाते हैं कि इसको आधे घंटे में करना है, बट ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का क्वेश्चन है और आपको इतना ही देना है इसमें। इसमें आपको दिमाग में ये रखना है कि मेरे को कीवर्ड्स सिर्फ लिखने हैं, तो हमको 15-20 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि कुछ-कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएँगे जो आधे घंटे नहीं 40 से 50 मिनट लेंगे, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको सबसे पहले एग्जाम में देखना है कि भाई कीवर्ड्स वाला क्वेश्चन है, तो हमको सिर्फ कीवर्ड्स चिपकाने हैं। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट देखता हूँ। सेकंड वाला क्या बोलता है कि लिस्ट द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 67 इन पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। अब एग्जामिनर फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिनर क्या-क्या देखेगा? क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिनर देख रहा है कि भाई सीज्ड गुड्स और डॉक्यूमेंट्स उसको रिटेन नहीं करना चाहिए, फोटोकॉपी या एक्सट्रैक्ट करवा सकता है वो। 6 महीने तक नोटिस नहीं इशू किया उसने, तो गुड्स रिटर्न हो सकते हैं। इन्वेंट्री बना सकता है और अगर पेरिशेबल नेचर के हो तो डिस्पोज हो सकते हैं। सेम हमने यही लिखा कि भाई इन्वेंट्री बना सकते हैं, फोटोकॉपी हो सकता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट लगेगा, 6 महीने में रिटर्न कर देना है और पेरिशेबल नेचर हो तो ये सोल्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें एक गलती बताता हूँ, जहाँ पे पूरा ये एक पॉइंट गलत हो सकता था, बट क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ कीवर्ड चेक कर रहा है इसलिए उसने आपको छोड़ दिया और उसका ध्यान नहीं गया। भाई ये क्या लिखा है कि जस्ट अ सेकेंड, इन्वेंट्री वाला पॉइंट है ये, हाँ, इन्वेंट्री ऑफ द सीज्ड गुड इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द सीजिंग ऑफिसर। और भाई सामने क्या लिखा है, पर्सन कैन मेक इन्वेंट्री ऑफ गुड। ये तो पूरा उल्टा हो गया यार। जिसके यहाँ पे रेड पड़ी है, सर्च एंड सीजर पे आई है, वो क्यों इन्वेंट्री बनाएगा? इसमें साफ पॉइंट इसमें लिख दिया कि पर्सन कैन मेक इन्वेंट्री ऑफ द गुड, और बल्कि क्वेश्चन इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है कि ऑफिसर को बनाना है, बट इसका ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि ये इन्वेंट्री वर्ड हाईलाइटेड था और इन्वेंट्री कीवर्ड था इस पॉइंट में, और उसको अंडरलाइन कर दिया गया था। जितने भी कीवर्ड्स वाले क्वेश्चन है उन सबको अंडरलाइन करना है। इसको पूरे मार्क्स मिल गए भाई, 5 में से 5 मार्क्स मिल गए, बल्कि ये पूरा पॉइंट गलत हो जाना था, इसको 1 नंबर पूरा कट जाना था, ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट की देखें, थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो थर्ड पॉइंट में भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट का क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवांस ऑथराइजेशन एंड DFIA। जितना भी क्वेश्चन है ना इसमें, DFIA इज ट्रांसफरेबल आफ्टर द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज फुलफिल्ड, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम रिक्वायर्ड 50% वैल्यू एडिशन, मिनिमम 20% वैल्यू एडिशन। इतना डिटेल में कुछ नहीं लिखना है सीधा भाई। इसमें जैसे अगर मैं आपको कॉपी में दिखाता हूँ, 6C था मेरा 5 नंबर के, जिसमें से 3 नंबर मिले, और 3 नंबर में यार कुछ भी नहीं लिखा है। सामने वाले को सिर्फ साइन वर्ड याद आ रहा था, SION, तो क्या लिख दिया उसने, प्रोविजंस ऑफ साइन आर एप्लीकेबल, प्रोविजंस ऑफ साइन नॉट एप्लीकेबल, 1 नंबर मिल गया। बल्कि इसका आंसर क्या था एक्चुअल में कि DFIA कैन नॉट बी इशूड वेयर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स प्रिस्क्राइब एक्चुअल यूजर कंडीशन। DIFA कैन ओनली बी इशूड SION has been fixed for that product to be exported. Advance authorization can be issued even if SION for that product is not fixed। ये कितना डिटेल्ड था, बट इसमें सिर्फ लिख दिया, याद नहीं आ रहा था, तो प्रोविजन ऑफ साइंस आर एप्लीकेबल एंड प्रोविजन ऑफ साइन नॉट एप्लीकेबल, उसमें 1 में से 1 नंबर मिल गया, ठीक है। फिर इसमें बोला था कि ये DIFA ट्रांसफरेबल, तो इसमें लिख दिया गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, इसमें कैन बी ट्रांसफर्ड। मिनिमम वैल्यू एडिशन 15%, मिनिमम वैल्यू एडिशन 20%। भाई 3 पॉइंट सही थे, 3 नंबर मिल गए इसमें। बल्कि अगर इसकी कहानी पूरी पढ़ें तो ये तो भाई ये बहुत इनकम्प्लीट लग रहा है, प्रोविजन ऑफ SION एप्लीकेबल, ऐसा नहीं लिखना था, उसको पूरा डिटेल्ड होना चाहिए था, बट ये कीवर्ड वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इसलिए सिर्फ इसका कीवर्ड एग्जामिनर देखता है कि ये अंडरलाइंड है, ये मेरे आंसर शीट में भी अंडरलाइंड है, मतलब बच्चे ने सारा आंसर सही लिखा है और उसको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर मैं आपको बात करूं
तो हमारा जो 6th क्वेश्चन था वो ये वाली कैटेगरी में फॉल किया। और इसमें भाई 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आउट ऑफ 14, मतलब यार 12 नंबर आपको मिल गया। और बट एक्चुअली में जो उसने लिखा उसका मीनिंग देखोगे तो 8 से 10 नंबर भी नहीं करता है डिजर्व। बट उसको सिर्फ उसने कीवर्ड्स पे हाईलाइट किया, कीवर्ड्स याद थे तो कीवर्ड्स लिख दिए, भले उसको आगे पीछे कहानी कुछ भी लिख दी, बट कीवर्ड्स पे ध्यान दिया तो उसको 12 नंबर मिल गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से वाले क्वेश्चन में, जो वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं जिसमें सिर्फ प्रोविजन पूछा जाता है, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिखनी है, कीवर्ड्स को लिखना है, उसको प्रॉपरली अंडरलाइन करना है और बस। उसके बाद आपने आगे पीछे थोड़ा बहुत गलत भी लिखा हो तो वो छुप जाता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। भाई सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड कौन से सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया जो कि सबसे टफ रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं अब इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि भाई एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, ये फलाना ठिकाना जो भी है, छोड़ते हैं। हाँ, अब मैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये हमारी कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? तो ये वाली हमारी कैटेगरी में फॉल कर रहा है जहाँ फाइनल नंबर्स भी देखता है, कैलकुलेशंस भी देखता है और रीजंस भी देखता है। एग्जामिनर जनरली ये आईटीसी के चैप्टर वाले जो भी हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्वेश्चन है ना, उसमें हम प्रॉपरली जितने बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं तो उसमें हमको कैलकुलेशंस भी दिखानी पड़ती है प्रॉपर, और उस पर्टिकुलर पॉइंट का रीजंस भी प्रॉपर देने पड़ते हैं। ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन होता है। ये लिखिए टिप्स फॉर सॉल्विंग लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहली टिप क्या है? पहली टिप ये है, अगर आप पेपर खोलो और आपको दिख गया ना कैलकुलेशन वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो कि चेक व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। चेक व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो भाई क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आपको ये देख लेना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग, मतलब हमको कंप्यूट करना है, 3 चीजें कंप्यूट करनी है जो दी है। सेकेंड चीज, यू आर रिक्वायर्ड द यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 86B। मतलब इस क्वेश्चन में एक थ्योरी क्वेश्चन भी घुसा दिया है, जो कि अगर हम इसको लेमैन के जैसे सिर्फ पढ़ते हैं ना और मार्क नहीं करेंगे तो ये 100% छूट जाएगा। और इस पॉइंट ने कैसे बचाया है इस क्वेश्चन को, मैं आपको ये अभी शो करूंगा, ठीक है? तो आपको मार्क कर लेना है। सेकंड पॉइंट ये है कि भाई एग्जामिन ऑफ 86B करूँ, एप्लीकेबिलिटी बतानी है। थर्ड चीज़ क्या देखा है उसने? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल, ये एक चीज़। फोर्थ चीज़ क्या बोला है कि भाई वर्किंग नोट भी बनाना। फिफ्थ चीज़ क्या बोला? ब्रीफ नोट्स आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द कैलकुलेशन। और सिक्स चीज़ क्या बोला है इसमें कि एंश्योर दैट एवरी ट्रांजेक्शन इन द क्वेश्चन इज कवर्ड, एवरी ट्रांजेक्शन इन द क्वेश्चन इज कवर्ड। अब अगर आपने ये 6 चीज़ देख ली ना, माइंड में फ्रेम कर ली, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये 6 चीज़ आपको दिखनी चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई हमको सिंपली इसके 3 पार्ट अगर मैं देखता हूँ तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको निकालना है, कॉमन आईटीसी निकालना है, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई निकालना है, ठीक है? ये है 14 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, ये सॉल्यूशन पे आते हैं। तो भाई सॉल्यूशन में आपको इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एक बार ये बस आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा ऐसा कैसा प्रेजेंटेशन करोगे कि उससे बस आपको क्लियरली दिखे। क्या आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जो भी आप वन लाइनर पॉइंट के सामने कैलकुलेशन लिखोगे उसी के नीचे आप उसका पूरा रीजंस लिख दो, या तो फिर क्या लिखो, वन लाइनर के नीचे वर्किंग नोट 1 डाल दो और फिर नीचे जाके सॉल्यूशन कर दो। आपके ऊपर दोनों चॉइस है। इसमें जैसे कि सामने वाले को समझ नहीं आया यार, उसने पहले ट्राई किया कि मैं नीचे नीचे नो आईटीसी एडमिसिबल, यहाँ पे मैं उसको वर्किंग लिख देता हूँ, बट उससे नहीं बना, उसने पूरा क्वेश्चन काट दिया। काटा पीटी के कोई मार्क्स नहीं कटते हैं, आप बिंदास काटो, बट जो आप लिख रहे हो ना उसको प्रॉपरली अच्छा दिखना चाहिए। भाई कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट किया, कैसे अप्रोच है, कैसे चालू करा क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन है, स्टार्ट कहाँ से करे? तो मैंने सोचा, भाई मैंने सोचा होगा कि अगर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना है, तो मैं सबसे पहले परचेज को पकड़ लेता हूँ। परचेज को कहाँ से पकड़ूँ? डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई से पकड़ लेता हूँ और चालू कर देता हूँ एक एक पॉइंट। ये पकड़ लिया, इनवर्ट सप्लाई लिखी 40 लाख, इनवर्ट सप्लाई है 40 लाख। फिर डिटेल ऑफ ये इंटरेस्ट रेट पकड़ी 10 लाख, में भी इंटरेस्ट रेट मैंने कर ली 10 लाख, ठीक है? इसका रिस्पेक्टिव कैलकुलेशन करता गया। फिर मैंने देखा भाई एक्सपेंसेस का, तो एक्सपेंसेस में देखा कि भाई ये फ्रेट वाला पार्ट है, तो फ्रेट वाला इसने लिखा है कि इधर पे नहीं लिखा। उसको लगा कि भाई ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है तो आखिरी में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो आप, मार्क कर लेना, ये वाला पॉइंट छोड़ा है।
फिर आप आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। इससे क्या हो रहा है, आप लाइन वाइज चल रहे हो ना, तो आपके कोई भी लाइन आइटम स्किप नहीं होंगे। टेलीफोन एक्सपेंस है, कुछ नहीं, टेलीफोन लिखा और वर्किंग नोट 2 डाल दिया, ठीक है, ये उसका कैलकुलेशन दिखा दिया। सिमिलरली इंश्योरेंस प्रीमियम बस लिखा, वर्किंग नोट 3 दिखा दिया। आउटडोर केटरिंग लिखा, वर्किंग नोट 4, और मंथली रेंट लिखा और वर्किंग नोट 5 दिखा दिया, ठीक है। आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो वर्किंग नोट आपने 1 2 3 4 5 लिख दिए ना, तो आपको इसके जरूरी तुरंत नीचे नहीं लिखना है। आप आगे का क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, वो आप कर सकते हो। नोट्स का वर्किंग नोट आखिरी में दे देंगे, तो वर्किंग नोट यहाँ पे दे दिया। और वर्किंग नोट में क्या क्या रीजन लिखे हैं कि एग्जाम्ड इनवर्ट सप्लाई थी तो नो जीएसटी एडमिसिबल है। मतलब इनकम जो इनवर्ट सप्लाई मैंने एग्जाम करी थी उस पर कोई भी आईटीसी नहीं लगता, टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आउटवर्ड भी एग्जाम है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या, लेडलाइन वाला था, तो लेडलाइन वाला ऑफ एम्प्लॉय, इसलिए मेरे को उसका खर्चा मिल जाना चाहिए क्योंकि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। थर्ड पॉइंट बोल दिया कि ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बता दिया कि 17.5 में आता है, इसलिए ब्लॉक क्रेडिट था। फोर्थ में बता दिया आउटडोर केटरिंग वाला। ये प्रॉपर एक फ्लो चला। एग्जामिनर ने सबसे पहले देख लिया कि आपने सारे पॉइंट्स लिखे और उसके रीजंस लिखे हैं ना, तो आपको 50% मार्क्स वहीं मिल गए। अब बढ़ते हैं कैलकुलेशन की ओर। भाई कैलकुलेशन मैंने ये देखो, अब कैलकुलेशन में इसमें आपको एक चीज बताता हूँ मैं आपको कि इसमें आपको फाइनल नंबर और रीजंस पे मार्क्स मिलते हैं। बीच में आपने क्या लिखा उतना मैटर नहीं करता है। अगर मैं इसका फाइनल आंसर देखूँ तो 1,80,369 और 300 और 369 300 मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। ऐसे ही का क्या आंसर आ रहा है, मैंने देख लिया कि भाई 369 300 1,80,000 आ रहा है, ये आ रहा है। ये क्वेश्चन में मेरे को यहाँ तक पार्ट सही है मेरा, और अगर मैं देखूँ यहाँ तक पार्ट सही है तो मेरे को मार्क्स मिल गए हैं इसमें। अभी इसमें कुछ भी मार्क्स नहीं मिले, मैं नीचे आपको दिखाऊंगा। अब मैं पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन में आता हूँ। पार्ट 2 क्या था, पार्ट 2 बोल रहा था भाई, पार्ट 2 क्वेश्चन ये बोल रहा था कि कॉमन आईटीसी निकालो, और पार्ट 3 बोल रहा था कि एग्जाम सप्लाई का आईटीसी निकालो। तो अगर मैं पार्ट 2 में जाता हूँ तो पार्ट 2 में भाई ने सेकंड पार्ट बढ़िया चालू किया। मैं आपको जो एक वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ ना कि फाइनल आंसर में मार्क्स मिलते हैं, वो मैं आपको अभी प्रूव करूंगा कि क्यों सिर्फ फाइनल आंसर पे मिलते हैं, बीच में जितने भी आइटम्स लिखे वो इग्नोर कर देते हैं सामने वाला। तो भाई 369 300 369 300 1,80,000, ये मेरा पूरा फर्स्ट लाइन आइटम सही है, ये मेरा सही लिखा है मैंने कॉपी में, ठीक है। फिर आईटीसी ऑन टैक्सेबल मेरा कितना लगना चाहिए, तो 3,60,000 3,60,000 और जीरो, ये भी सही लिखा है, मतलब 1,80,000। यहाँ पे 1,80,000 माइनस किया हुआ है, ये मतलब यहाँ तक प्रॉपर सही है। फिर 1200 माइनस करना था, यहाँ पे भी 1200 माइनस हो गया है, बट प्लस माइनस की एरर थी, ये सिर्फ प्लस माइनस की एरर थी। अगर मैं इसको माइनस 369 300 माइनस 360 माइनस 1200 करूंगा तो 8100 आएगा, और इधर गलती से सामने वाले ने 6900 लिख दिया। मार्क्स कितने मिले, जीरो। जीरो मार्क्स इसलिए मिले क्योंकि ये हमारा सेकंड कैटेगरी में फॉल कर रहा है। सेकंड कैटेगरी वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आईसीआई जो है ना एग्जामिनर फाइनल सॉल्यूशन को देखता है और रीजंस को देखता है। तो इसमें मेरा फाइनल सॉल्यूशन गलत हो गया, भले मैंने जितने लाइन आइटम थे सब सही लिखे हैं, फाइनल सॉल्यूशन सही हो गया, मेरे को गलत हो गया तो मेरे को जीरो मार्क्स मिल गया, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं कि जैसे कि मेरा 6900 ही गलत हो गया, तो मेरा ये भी गलत हो गया, ये 627 वाला अमाउंट, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिखा था तो उसका एक नंबर मिल गया। तो पूरे क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ, पार्ट 3 भी इसमें जो भी बीच में सही आंसर लिखा वो सब इग्नोर हो गया। फाइनल आंसर 873 आ रहा है और 33,000 आ रहा है, और इधर पे कुछ और ही आ रहा है आईसीआई का, इधर पे आ रहा है 368 और 180। तो ये पूरा इधर सेकंड और थर्ड पार्ट गलत हो गए हैं क्योंकि फाइनल आंसर रॉन्ग था। तो अब इसमें एक जो ट्विस्ट आया है वो मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से मेरा पूरा क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है, जिसने भी सॉल्व किया है उसका क्वेश्चन पूरा हो चुका था। अब मैं एक बार क्वेश्चन को रिविजिट कर रहा हूँ, तो मैं इसमें देखूंगा कि क्वेश्चन में भाई क्या पूछा था, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, ये वाला पार्ट तो ये मैंने कर दिया अपने हिसाब से, सही किया गलत किया एग्जाम में वो जाने दो, कर दिया। वर्किंग नोट दिखा दिए मैंने, ब्रीफ नोट्स दिखा दिए, एवरी ट्रांजेक्शन को भी कवर कर दिया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईटीसी भी कर दिया। बट अभी तक मैंने यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 86 भी इसको कहीं कवर नहीं किया था मैंने। अगर आप स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये मार्क नहीं करते ना, मेरे को 6 पॉइंट कवर करने, तो 100% छूट जाता। और भाई इसमें सिर्फ 2 लाइन स्टडी सी लिख दी है इसने सॉल्यूशन में कि एज द प्रोविजन ऑफ 86 बी, टर्नओवर जिसका 50 लाख से ज़्यादा है उसको 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं कर सकता, और उसके 2 नंबर मिल गए। मतलब कुछ भी नहीं था और इसके 2 नंबर मिल गए, और सिर्फ इस पॉइंट के कारण इसको 10.5 नंबर मिल गए आउट ऑफ 14 मार्क्स। तो मैं आपको बताऊं,
3 पॉइंट जो कवर करने थे ना, एक ये आईटीसी वाला, ये बस सही हुआ है, इसका कॉमन वाला ये गलत हो गया, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल भी गलत हो गया हमारा। सिर्फ मैंने फाइनल आंसर मेरा सिर्फ फर्स्ट वाले पॉइंट का सही था, बाकी सब पॉइंट में मैंने, बाकी ये वाला मेरा सही था, बाकी सब पॉइंट में गलत कर दिया और मैंने इसका रीज़न दे दिया। सिर्फ मेरे को ये चीज़ करने से 10.5 नंबर मिल गया आउट ऑफ 14, बल्कि मेरा कैलकुलेशन तो कितना सारा गलत हो चुका था। तो भाई 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देख लिए, पहला क्वेश्चन जिसमें कीवर्ड्स हाइलाइट करना और सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको फाइनल आंसर सही होना चाहिए और आपका हर एक लाइन आइटम का रीज़न सही होना चाहिए। इसमें आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। प्लस और माइनस कैटेगरी, प्लस और माइनस आपको 2 से 3 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन में अगर मैं उसको अच्छे से माइनस कर देता सिर्फ 3 आइटम को, तो मेरे 2 नंबर और बढ़ सकते थे, ठीक है? ये हो गया मेरा सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है? इसको एक बार हम समरी फिर से देख लेते हैं कि भाई 1 नंबर मिला आउट ऑफ 4 ड्यू टू प्लस माइनस एरर प्रेजेंटेशन। फर्स्ट पार्ट क्यों सही था? क्योंकि चेक मैंने क्या चेक कर लिया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वन लाइनर समरी भी बना दी मैंने, तो उसमें फुल मार्क्स मिल गए। सेकंड पार्ट में क्या गलती कर दी कि भाई प्लस माइनस गलत कर दिया, ठीक है? तो उसमें ये ध्यान रखना है कि मार्क्स आर ओनली फॉर फाइनल नंबर एंड रीजन ऑफ लाइन आइटम एंड नॉट अमाउंट्स ऑफ लाइन आइटम, ठीक है? नो मार्क्स फॉर नंबर विदाउट रीजन, मतलब आप लाइन आइटम लिख रहे हो और उसमें सिर्फ आप कैलकुलेशन करके 18% कर दे रहे हो, ना पर कुछ रीजन नहीं लिखा, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा इस पॉइंट का नोटिस करने वाली चीज़ थी ना, वो यही थी कि 2 नंबर मिल गए सिर्फ 2 लाइन के, जो 86 बी क्वेश्चन ने पूछा था, छोटा-सा, उसको आखिरी में दिखा दिया। और एक क्रक्स देखें ना, जो ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है और इसका कैसे सॉल्व करना है, इसको क्रक्स देखते हैं कि क्या है। तो एग्ज़ामिनर को भाई कुछ-कुछ फॉलोइंग थिंग्स चाहिए। क्या-क्या चाहिए? एक तो उसको फाइनल आंसर चाहिए, ठीक है? फिर उसको रीज़न्स फॉर एवरी लाइन आइटम चाहिए। फिर उसको एक्स्ट्रा थ्योरी का आंसर चाहिए, जो एक्स्ट्रा थ्योरी एक बड़े क्वेश्चन में छुपी रहती है, जो 86 बी वाली थी, उसकी चाहिए। फिर आपको क्या है कि ये टिप्स हैं आपके लिए, ये एग्जामिनर नहीं है, कि रीस्कैन द क्वेश्चन फॉर थ्योरी। एक बार आप ये बड़ा क्वेश्चन जितना भी कर लो, 40 मिनट देख के एक बार क्वेश्चन आप फिर से रीस्कैन कर लो कि कहीं छोटा सा कुछ थ्योरी का पार्ट तो नहीं पूछा है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन डेकोरेशन, इफ फाइनल आंसर इज रॉन्ग तो आपको मिलेगा अंडा। तो आप डेकोरेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करो, आप कैलकुलेशंस पे ज़्यादा फोकस करो, रीजंस देने पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स मिलेंगे। ये हमारा हो गया सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब मैं आता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यह प्रोप्राइटरी फर्म थी, रजिस्टर्ड थी, जो भी थी, वो फॉलोइंग इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई करता था। तो डिटरमाइन द जीएसटी लायबिलिटी एंड गिव नेसेसरी एक्सप्लेनेशन। ये था 9 नंबर का क्वेश्चन और इसमें आपको खुद दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन का सोल क्या है, इसका क्या उसको जीएसटी लायबिलिटी और कैलकुलेशन से ज़्यादा मतलब है, कि उसको 8 लाइन आइटम दिए हैं तो उसका वेदर टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, वो इसका वो है। तो अगर मैं देखूं कि भाई योगा कैंप वगैरह पूछ रहा है, अपना बैंक, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो कहीं कहीं मेरा एग्जामेशन वाले चैप्टर की तरफ ध्यान चला जाता है। और एग्जामेशन वाले चैप्टर में क्या रहता है कि वेदर ये चीज़ एग्जेम्प्ट है ये बताओ, या तो नहीं एग्जेम्प्ट वो बताओ। ज़्यादा इसका कैलकुलेशंस पे ज़्यादा दिमाग नहीं जाता है। तो ये अगर मेरा बात करूँ तो थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में आप फॉल करता है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन। येस और नो है कि भाई एग्जेम्प्ट है कि नहीं है, उसका क्या रीज़न है, थोड़ा सा वो दो। इसमें भाई अपन को आए हैं 7 में से 9 मार्क्स। तो सॉल्यूशन था कुछ ऐसा। पहला पॉइंट एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई अमाउंट कलेक्टेड फॉर लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग एंड वेयर हाउसिंग। मैंने लिख दिया अमाउंट कलेक्टेड फॉर लोडिंग अनलोडिंग पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हेंस दे आर टैक्सेबल। बिल्कुल सही हो गया मेरा ये। 15,000, 1350 और 1350। देखो 1350 और 1350, ये इसका रीजनिंग हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था? फीस पेड बाय योगा कैंप। योगा कैंप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का रीजन दे दिया कि एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू योगा स्पिरिचुअल प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर 12 AA 12AB टोटली एग्जाम्प्ट है। इसने भी यही लिखा है कि भाई 12 AA तो टोटली एग्जाम्प्ट है। अगला पॉइंट में आते हैं। मेरे को इसमें से 9 में से 7 नंबर मिले, 2 कहाँ गलत हुए मैं आपको बता रहा हूँ।
प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेट्स, क्या लिख दिया इसने आंसर कि एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट है, बट एक्चुअली में एग्जेम्प्ट नहीं था। प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, इसका 4,500 और 4,500 था, यहाँ पे एक नंबर चला गया। और दूसरा एक बात करें, हाँ, में जो लास्ट पॉइंट था ना कि मोटर सर्विस, जो भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस है वो एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है। तो आईसीआई ने इसमें 3 से 4 ऑल्टरनेटिव ले लिए हैं भाई, 3 ऑल्टरनेटिव ले लिए क्या कि इट इज़ अज्यूम दैट मोटर व्हीकल है डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, इट इज़ अज्यूम दैट वो गुड्स के लिए बना है या फिर पैसेंजर के लिए बना है, 2 अजम्पशन लेके कैलकुलेशन कर दिया। तो भाई ने कॉपी में क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया सप्लाई वैल्यू ऑफ रेंटिंग मोटर व्हीकल, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय रेंटिंग ऑफ द मोटर व्हीकल अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट इज एग्जेम्प्ट, इतना लिख दिया। ठीक है, तो और इसमें इसका ये लिख दिया 1350 1350, बल्कि इसमें आंसर था कुछ भी इसका अजम्पशन बेस्ड था। तो हम देखें अगर, तो मेरा फाइनल आंसर तो टोटल कैलकुलेशन का तो पूरा गलत हो गया, क्योंकि मैंने 2 लाइन आइटम छोड़ दिए जो कि एक्चुअली में टैक्सेबल थे और टैक्स कैलकुलेट करना था। बट सोल ऑफ द क्वेश्चन है ही नहीं है, सोल ऑफ द क्वेश्चन ये है कि भाई वेदर ये एग्जाम्प्ट है कि वेदर टैक्सेबल है। तो भाई 8 में से 2 पॉइंट गलत किए, इसलिए मेरे को 7 नंबर मिल गए, 7 नंबर आउट ऑफ 9 मार्क्स मिल गए। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये थर्ड कैटेगरी में फॉल करता है, इसमें रीजनिंग वाला होता है। तो सबसे पहले चीज इसमें क्या देखना है कि अंडरस्टैंड द व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कैलकुलेशन बेस्ड था ही नहीं। इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन इज योर नॉलेज अबाउट एग्जाम्पशन एंड नॉट न्यूमेरिकल फिगर्स। 7 मार्क्स मिल गया इवन आफ्टर नो कैलकुलेशन। और एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई इसमें फाइनल आंसर ही नहीं लिखा, जिसने भी लिखा है ये यही भूल गया लिखना, देन टू उसको पूरे मार्क्स मिल गए। और अगर ये सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में फॉल करता जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें उसको फाइनल नंबर भी चाहिए होता और रीजन भी, तो पूरा आंसर ही गलत हो जाता भाई, उसको आधे नंबर भी नहीं मिलते। बट इसका क्वेश्चन का हमको रीजनिंग वाला था, इसलिए इसको पूरे मार्क्स मिल गए ऑलमोस्ट। ये मेरे डिसाइड है, ये मेरे हो गए 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो है मेरा क्या सॉल्व किया है, जस्ट सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन है ना, सेकेंड क्वेश्चन है। सेकंड का ए हो गया, सेकंड का बी क्या बोल रहा है, सेकंड का बी था, सेकंड का भी है, सेकंड का बी, सेकंड का बी, ओके ठीक है। सेकंड का बी में वही अप्रोच रखेंगे कि पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। पूछ ये रहा है कि एक तो असेसेबल वैल्यू निकालना है, दूसरा बेसिक कस्टम ड्यूटी निकालना है, और मेक सूटेबल अजम्पशंस करना है। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन था कस्टम्स का, जिसमें हमको असेसेबल वैल्यू निकालना था। तो इसमें काटा पीटी के कोई मार्क्स नहीं कटने, बिंदास काटो। रेलेवेंट रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी लिख दिया 15% लगेगा, एक्सचेंज रेट 75 भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कैलकुलेशन भी यहाँ पे कर दिया इंडियन रुपीस में, पहले ही यहाँ पे एक्सचेंज रेट 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी आईसीआई ने यहाँ पे नहीं किया है मल्टीप्लाई। आईसीआई ने जो किया सबसे लास्ट में किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका, यहाँ पे 75 मार्क्स से मल्टीप्लाई हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया। इसने पूरा किया कैलकुलेशन, असेसेबल वैल्यू निकाली, हर एक की प्रॉपर रीजनिंग भी दिया। फाइनल आंसर भी अच्छा था, रीजन भी अच्छा था, बट अजम्पशंस लिखना भूल गया इसमें। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन अगर हम फिर से ध्यान से देखते हैं, हमने जो मार्क किया था कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उसमें लिखा था मेक सूटेबल अजम्पशंस, और अजम्पशंस लिखना ही भूल गए। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में से इसमें कुछ 3.5 नंबर मिले। मतलब अजम्पशंस होते ही क्या है यार, सबको पता होते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के जो भी अजम्पशंस रहते हैं, बट दिक्कत क्या होती है कि हम क्वेश्चन में देख ही नहीं पाते हैं कि अजम्पशंस पूछ भी रहे हैं वो। सेम गलती यहाँ पे भी हुई, पूछा ही नहीं जिसने, देखा ही नहीं, लिखा नहीं, और मार्क्स कट गए, फ्री के 1.5 नंबर कट रहे हैं इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पार्ट की, फोर्थ का ए, फोर्थ का ए, फोर्थ का ए, ओके। फोर्थ का ए पार्ट में 0.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 5 नंबर, क्यों ऐसा मिला? ओके भाई, इसमें लैक ऑफ प्रोविजंस था, आपको प्रोविजन ही नहीं पता था। अगर मैं जाता हूँ इसमें से फोर्थ क्वेश्चन पे जाता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन पे थोड़ा क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे क्या आपको थोड़ा सा लिंक हो जाए। वेयर इज फोर्थ क्वेश्चन, ये है, निकल गया। ओके, ओके ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन क्या था कि आईटीसी वाला क्वेश्चन था, जिसमें हमको एक ड्यू डेट से लेट रिटर्न भरा था, तो उसमें कितनी टैक्स और कितना इंटरेस्ट पेनल्टी भरनी है, कैश वाले अमाउंट पे भरनी है, क्रेडिट वाले अमाउंट पे भरनी है, बताना था। पहले हमने सबसे पहले देखा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो भाई नेट टैक्स पेबल इन कैश पूछ रहा है प्लस इंटरेस्ट पेबल पूछ रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, कंप्यूट द, अगर आईटीसी का आपका बैलेंस 2.5 लाख होता तो आपका क्या इंटरेस्ट होता। भाई इसको कुछ भी नहीं पता था, क्या लिख दिया इसने, कुछ लेना देना नहीं था कि पेनल्टी लेट फीस की रखती है 100 रुपये पर डे, 50 दिन का डीले था इसलिए 5,000 की पेनल्टी लग गई। बट क्वेश्चन ने पेनल्टी पूछी ही नहीं है कहीं। ये होता है जब हम अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन ने कहीं पेनल्टी की बात ही नहीं करी है। ओके, तो पेनल्टी की बात नहीं करी है, तो ये मेरा पूरा कैलकुलेशन भी, डेट नंबर्स जो निकाला 50 दिन और ये सब, वो सब वेस्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन क्या बोला कि 1,80,000 का था, आईटीसी 70 रुपये पड़ा था, आरसीएम क्रेडिट 40 रुपये देना था, कैश लाइबिलिटी 70,000 हुई, तो उस पर मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया। बल्कि प्रोविजंस तो ये कुछ कहते ही नहीं है, प्रोविजन कुछ और ही बोलता है, तो लैक ऑफ प्रोविजन था, इसके कारण सिर्फ इसमें आधा नंबर मिला, 0.5 नंबर मिले। क्यों मिल गया पता नहीं, हो सकता है कुछ उसको मिल गया हो, एक रीज़न अच्छा लिखा हो जो उसने दे दिए। सेकंड फोर्थ के बी पार्ट की बात करें, 4 नंबर का जो था जिसमें से 3 नंबर मिले। फोर्थ का बी पार्ट डिस्कस करते हैं, क्या बोल रहे हैं, दो चीज़ बोल रहे हैं। ये वाला था कि हाँ, ये वाला था कि रजिस्ट्रेशन कब लेना है, 20 लाख पे लेना है, 40 लाख पे लेना है, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि डिटरमाइन द डेट और इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दो चीज़ निकालनी है। हमको कुछ भी नहीं बोलना है इसमें, कि ज्ञान ज़्यादा नहीं बांटना है, बट देन टू इसमें हमने बांट दिया कि 10 लाख होता है, 20 लाख होता है, 40 लाख होता है। सिंस 40 लाख से ज़्यादा हो गया है 14 फरवरी को, तो इसमें जो भी है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 14 फरवरी होगी, और 30 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो उसमें फुल में से फुल, दो में से दो नंबर हमको मिल गए। अगला पॉइंट क्या बोलता है, हमको कमेंट देना है। एक कोई गो टू ड्रेस चेन स्टोर है, और उसने क्या है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की करोल बाग में है। किसी कंसल्टेंट ने मुझे सजेस्ट किया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कहाँ पे रखो, करोल बाग पे रखो, पांचों बुक्स की। तो क्या सही बोला कि गलत बोला, तो उसको हमको एडवाइस देनी है। हमको देना है कि भाई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इफ एडिशनल प्लेस अगर ऑफिसर बोल देता है उस पर रख सकते हैं, ऐसे लिख दिया। बट ये आंसर नहीं था एक्चुअल में इसका आंसर ये था कि every registered person is required to keep and maintain books of accounts at principal place of business, और अगर where more than one principal place of business is specified तो वहाँ पे रख सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं, एक नंबर मिल गया, 2 नंबर का था, इसमें कुछ हमने एडिशनल पॉइंट लिख लिए जो रिक्वायर्ड नहीं थे। तो इसमें अगर हम देखें तो 4 में से 3 नंबर मिल गए, बहुत सही था। अब जो फोर्थ का सी पार्ट है, उसमें 5 में से 5 नंबर कैसे मिले वो देखते हैं कि ऐसा क्या लिख दिया कि एग्जामिनर ने पूरे मार्क्स दे दिए। फोर्थ का सी पॉइंट पूछ क्या रहा है, फोर्थ का सी पॉइंट पूछ रहा है कि ओके, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर मेकिंग द पेमेंट। तो ये यार एक कस्टम्स का क्वेश्चन था, जिसमें कुछ प्रोविजनल ड्यूटी पे करी थी, और ऐसा प्रोविजनल वाला क्वेश्चन था कि एक फर्दर केमिकल टेस्ट वगैरह के लिए करना था। उसके पहले केमिकल टेस्ट के पहले कुछ प्रोविजनल ड्यूटी ऑफिसर ने लगा ली, तो वो सही थी कि गलत थी, और इस पर क्या है, हमको इंटरेस्ट बताना था। प्रॉपर प्रोविजन कोट किया है इसमें, ठीक है। मार्क्स किसके मिले, प्रॉपर नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन कर दिया और 15% कर दिया, 3567 आंसर आ रहा है। और आईसीआई का क्या आंसर आ रहा है ये भी मैं देख लेता हूँ। भाई आईसीआई का 3567 आ रहा है, ठीक है। तो मेनली मेरे को इसमें किस मार्क्स मिल गए कि करेक्ट इंटरेस्ट निकाला, करेक्ट प्रोविजन लिखा और करेक्ट डेट लिखी। जब भी डेट का क्वेश्चन में आपको, अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो ना, तो डेट का कोई क्वेश्चन आप देख के ही जाना कि किस तरीके से डेट कैलकुलेशन होती है। जनरली एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट प्लस 1 करके हम कर देते हैं, बट जो भी हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, और अगर आपकी डेज या डेट गलत निकली ना, तो आपका पूरा प्रोविजन गलत हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा था फोर्थ क्वेश्चन। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो ये हमारा रीजनिंग वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत कीवर्ड्स वाला क्वेश्चन है।
क्या पूछ रहा है कि भाई किसको अपील करनी चाहिए, डायरेक्टली हाई कोर्ट को कर सकते हैं कि नहीं, टाइम लिमिट क्या है, प्री डिपॉजिट कितना है, प्री डिपॉजिट का अमाउंट क्या होगा। सीधा सीधा वन वर्ड वाला है, 5 नंबर का है। मैंने क्या लिख दिया, अपीलेट ट्रिब्यूनल को करना चाहिए, डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, टाइम लिमिट 3 महीने है, और एक्चुअल कब होगा, तो 1 मंथ प्लस 3 मंथ, 1 जुलाई कर दिया भाई, मई के बाद 2 महीने बाद जुलाई आ जाता, बट इसमें 3 महीने बाद अगस्त आना चाहिए, पर क्लैरिकल एरर दिमाग कहाँ था जिसका भी था, जुलाई लिख दिया, इसके कारण मार्क्स कट गए। कितनी सिली सिली मिस्टेक्स होती हैं, प्लस माइनस में 2 नंबर कट गए थे हमारे, अब इधर पे मई के बाद 3 महीने क्या आते हैं वो हमारे को जज करने में मार्क्स कट गए। 10% ऑफ द प्रोविजन कितना होता है, 1.5 लाख 1.5 लाख 3 लाख, बट इसमें कहीं मैंने प्रोविजंस नहीं कोट किया, बल्कि आईसीआई ने इसमें प्रॉपरली प्रोविजन कोट किया था कि भाई सम ऑफ द फॉलोइंग होता है कि फुल अमाउंट ऑफ टैक्स होना चाहिए और 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट होना चाहिए, तब जाके ये 3 लाख आता है, बट इसमें डायरेक्ट 3 लाख लिख लिया, इसमें मार्क्स कट गए। इसलिए इसको फिफ्थ के ए में कितने मार्क्स मिले, फिफ्थ के ए में मिले हैं 3 आउट ऑफ 5 मार्क्स। 2 नंबर कहाँ कटे, एक तो सिंपली मंथ को जो गलत लिख दिया उसमें कट गया, और एक नंबर उसका हमारा किस में कट गया, एक कट गया है मैंने प्रोविजंस लिखना छोड़ दिया। सेकंड, 4 में से 4 नंबर मिले, तो ऐसा क्या लिखा जिसमें 4 में से 4 मिल गया, वो भी हम देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या बोलता है, ओके, जॉब वर्कर वाला क्वेश्चन है कि भाई जॉब वर्कर के पास मशीन गई थी, तो उसमें से कब सप्लाई मानना चाहिए, कब नहीं मानना चाहिए, तो उसमें पूरे प्रोविजंस लिख दिए प्रॉपर। प्रोविजन लिखने के बाद डेट लिख दी, और डेट को अंडरलाइन ज़रूर कर दिया, क्योंकि ये जनरली कीवर्ड्स वाली कैटेगरी में फॉलो करता है, तो कीवर्ड्स में एग्जामिनर जो है वो देखता है कि उसको ध्यान कहाँ हमारा लेके जाना, वो हम दिखा सकते हैं। 7 मार्च पे ले जाना था, 7 मार्च वाला हमने कोट कर दिया, यस को लिखा तो यस को अंडरलाइन कर दिया, पूरे मार्क्स मिल गए उसमें। ठीक है, 5 में से 5 मिल गए। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो फिर एडवाइस देना सिमिलर है, और सेकंड उसकी फोर्थ पार्ट की बात करें तो वो भी है, जिसमें से 3 में से 3 और 1 में से 2 मिल गए। तो एक चीज़ अगर हमने इस टाइप के क्वेश्चन में देखा होगा कि अननेसेसरी ज्ञान नहीं बांटना है हमको, हमको दिख रहा है ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें डायरेक्ट कीवर्ड्स हमको लिख के अंडरलाइन कर देना है, इधर उधर का ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत बस टच करना है प्रोविजन को, आप लोग कर सकते हो, आपको मार्क्स प्रॉपर मिल जाएंगे। अननेसेसरी बहुत चीज़ें लिखोगे तो एग्ज़ाम छूटने के बहुत चांसेस होते हैं, बट मैं सही बताऊँ ना, पेपर आपका 3 घंटे में तो 2.5 घंटे में तो ख़त्म हो ही जाना चाहिए, अगर आप अननेसेसरी चीज़ नहीं लिखोगे तो भाई ये था हमारा एक जनरल एनालिसिस। और फिर मैं आपको एक बार उस पे चलते हैं अपन कि एक पेपर को कैसे लिखना है, किस पेन से लिखना है, ये सब छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक बार हम फिर से समरी बना लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो आप ये आधे घंटे पहले वीडियो देख के जाना। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन का इंटेंशन क्या है, क्या उसका हमसे फाइनल नंबर निकलवाना है, क्या उसका रीजनिंग वाला रीजनिंग की तरफ इंडिकेट कर रहा है, या फिर उसको कीवर्ड्स चाहिए सिर्फ। अगर हम देखेंगे उसको कीवर्ड्स चाहिए तो हमको सिर्फ कीवर्ड्स लिख के आना है, ज़्यादा पेज नहीं भरने हैं। अगर कैलकुलेशन वाला है तो हम आगे क्या लिख रहे हैं ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, कैलकुलेशंस को सही लिखना है, क्योंकि अगर फाइनल नंबर गलत हुआ सब गलत हो जाएगा, जैसे अपन ने आईटीसी वाले क्वेश्चन में देखा था। फिर प्रोविजंस वाली बात करें तो हमको प्रोविजंस थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रहता है, जो रीजनिंग वाला होता है, तो प्रॉपरली उसमें प्रोविजंस को कोट करना है। ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ जनरल टिप्स की। ओके सर, पेन कौन से पेन से लिखना चाहिए, ब्लैक पेन से लिखना चाहिए जो कि डॉट होना चाहिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए, भले वो 2 या 3 पेज में ही खत्म हो गया हो आपका क्वेश्चन। कंजूसी नहीं करना है, हमने पैसे भरे हैं भाई आईसीआई को कॉपीज के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। डोंट वेस्ट टाइम इन एक्सप्लेनिंग द सॉल्यूशन। क्वेश्चन सॉल्यूशन में अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो एक्सप्लेन नहीं करना है, जो डायरेक्टली पूछा हम उसको लिखना है। हर क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कितने पॉइंट्स पूछ रहा है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था तो वो 6 चीज़ें पूछ रहा था, जिसमें छोटा सा हाईलाइटेड था कि 86 बी बताना है, उसको हमने बता दिया था। ठीक है, हर क्वेश्चन जैसे ही आपका खत्म हो ना, तो उसको फिर से क्वेश्चन को रिव्यू करो कि भाई 6 पॉइंट पूछे थे तो मैंने 6 पॉइंट लिख दिए हैं कि नहीं लिखे हैं। बाई चांस नहीं लिखे हैं तो आप 2 लाइन में उसको कंक्लूड करके लिख दो। लास्ट के 30 मिनट्स में क्या करना है, लास्ट के 30 मिनट्स में आपको ये देखना है कि मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं कि नहीं, कोई छूटा तो नहीं है। अगर छूट गया तो उसको फटाफट पहले कर लेना है, कॉपी टाई कर लेना है, और हर हर गंगे बोल के कॉपी सबमिट कर देना है। तो आई होप आपको
ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर हेल्पफुल लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।